हेलो स्टूडेंट, दिस इज तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग एक साइंस है, आर्ट है और साइंस भी है। तो साइंस में जिस तरह से प्रिंसिपल होते हैं, रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसी तरह अकाउंट में भी होते हैं। तो यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो क्या करता है, रूल और रेगुलेशन जो है हमारी अकाउंटिंग को देता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मे बी डिफाइंड एज रिटर्न statement issued for time to time by institute of accounting professional, especially uniform rule or practices for drawing financial statement. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रिटर्न स्टेटमेंट, वो रिटर्न, इसको आप यहाँ से याद कर लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ रिटर्न स्टेटमेंट इशूड फॉर टाइम टू टाइम by Institute of Accounting Professional, especially uniform rule and practices for drawing financial statement। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है जो प्रोफेशनल्स के द्वारा जो है रिटन में दिया जाता है अकाउंटेंट को, कि जिसमें जो है वो ये लिखा रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रूल, क्या रेगुलेशन लगाए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, क्या चीज़ छोड़ी जाएगी, क्या चीज़ लिखी जाएगी। ये सब जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत जो है प्रोफेशनल द्वारा जो है ये बता दिया जाता है। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। किस लिए? ये फ्रॉड, ओमिशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों से हमें बचाता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं बेनिफिट। ठीक है, बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ बेटा, जो हम लोग ने अपने टाइम में भी किया था, कि जैसे भी कोई भी अकाउंट या बिजनेस स्टडी में कोई भी चैप्टर हो, उसमें मेरिट्स दिया होता है, नेचर दिया होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया होता है। ठीक है, इन सब में जो है आप लोग देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किस चीज़ को किया गया है। ठीक है, कैरेक्टर को, मेरिट को, फंक्शन को, हैं यूटिलिटी को, बेनिफिट को, जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है उसी को पढ़ लीजिए। और उसके बाद फिर कैरेक्टर पूछे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस, नेचर ऑफ दिस, बेनिफिट ऑफ दिस, सब में जो है उसी को लिख दीजिए, क्योंकि जो नेचर है वो बेनिफिट भी है, वो फंक्शन भी है, वो ही जो है मतलब कि सब कुछ है। मतलब कि कैरेक्टर जो है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, जो हम कर सकते हैं, वही हमारा काम भी है। ठीक है, उसीलिए जो है आप एक चीज़ पढ़ लीजिए और सब में यूज़ कर लीजिए, सिवाय सिर्फ लिमिटेशन या फिर डीमेरिट में जो बेनिफिट और ये सब चीज़ें होती है वो जस्ट उल्टा हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें इसको जस्ट उल्टा लिखना होता है, बाकी सब में जो है आप जो है लगा सकते हैं। मेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, बेनिफिट, यूटिलिटी, सब में जो है एक चीज़ आप पढ़ लेंगे, सब में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है? इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो बिजनेस होता है वो जो है सिर्फ बिजनेसमैन के पैसे से नहीं चलता है, बल्कि उसमें बाहर की मेंबर्स भी जो है ऐड होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर हुए, क्रेडिटर हुए, हैं, बैंक हुआ। तो इन सबको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लोग पढ़ते हैं, तो इनको जो है अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो उनको उसमें सच्चाई होती उन्हें लगती है, उसमें ट्रस्ट लगता है, जिससे वो क्रेडिट आराम से दे सकते हैं और उनको उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है ये बताया गया है कि एक पॉलिसी को जो है एक रूल जिसमें लगाना है, वो अगर डेप्रिसिएशन का एक रूल, रिटन डाउन मेथड, आपको पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि अगर डेप्रिसिएशन का एक रूल आपने लगाया है, रिटन डाउन मेथड, तो रिटन डाउन मेथड इस साल लगाएंगे तो अगले साल भी वही लगाएंगे, उसके अगले साल भी वही लगाएंगे, उसके अगले साल भी वही लगाएंगे।
किस लिए? कंपेरेबिलिटी, इससे जो है आप कंपेयर हर ईयर को इस ईयर से अगले ईयर को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। ये किस लिए, ये क्यों किया जाता है? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये रूल बना के दिया है हमें कि जो है हमें एक बार जो रूल लगाना है उसे हर साल लगाना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इससे क्या होता है, इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने की वजह से जो कंपेरेबिलिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है, जो कंसिस्टेंसी होती है, कंपेरेबिलिटी होती है, वो जो है मतलब बहुत ही आराम से हम एक साल को दूसरे साल से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी कन्वेंशन में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला चैप्टर में, है ना। तो नेक्स्ट है हेल्प इन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस यूजर्स, ठीक है। तो जैसे कि मतलब अलग अलग यूजर्स होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, बैंक्स होते हैं, ये सारे जो अलग अलग यूजर होते हैं उनको किसी भी इंफॉर्मेशन में कन्फ्लिक्ट होता है, मतलब कि वो एक बात पे जो है सभी लोग राजी नहीं होते हैं। जैसे कि उन्हें अगर एक कह रहा है कि ये 20 रुपए का मार्कर है तो दूसरा कहेगा नहीं 30 रुपीज़ का, दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहेगी नहीं 30 रुपीज़ का बिकेगा, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है जो इस सारे कन्फ्लिक्ट को हटा देता है कि ये मार्कर अगर उसने कह दिया कि 25 में बिकेगा तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसे मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्ट को हटाता है, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। जो मैनिपुलेशन होता है मतलब कि मैनिपुलेट कर देना, मतलब कि 16,000 को 1600 लिख देना है, 15,000 को 1500 लिख देना, या 15,000 को मतलब 1,50,000 लिख देना, ये जो इसे होता है मैनिपुलेशन कहते हैं या फिर फ्रॉड कहते हैं। ये मैनिपुलेशन और फ्रॉड को बहुत ज़्यादा हद तक मतलब कि रोकता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना रूल रेगुलेशन और पॉलिसी देता है कि आपको किस जो है किस एक्सपेंस, किस इनकम, किस चीज़ को किस तरीके से लिखना है, कहाँ लिखना है, वो सब बता देता है, जिसकी वजह से वो इसमें मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने की वजह से कोई भी फ्रॉड और मैनिपुलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन ऑडिटर्स। जैसे कि ऑडिटर हम पता कर लेते हैं कि कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो अकाउंटिंग मतलब उन्हें वो पता कर लेती हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर फॉलो कर रही हैं तो फिर जो है अब वो आराम से जो है सारी अकाउंट्स को आराम से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसको जो है ये मतलब चेक कर लेते हैं अच्छे से कि जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है या नहीं, जिससे जो है उनके ऊपर केस होने की बहुत ही जो संभावना होती है वो बहुत ही कम हो जाती है और वो बहुत ही आराम से जो है ऑडिटिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर किसी चीज़ में अच्छाई होती है तो उसकी कुछ बुराइयां भी होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो बेनिफिट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कि अगर बेनिफिट ये होते हैं तो क्या कहते हैं, इसके कुछ डीमेरिट भी होते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या कमियां हैं, ठीक है। जैसे कि हर चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं तो कमियां भी होती हैं, तो उसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या कमियां हैं वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स, मतलब कि ये किसी चीज़ की हम अकाउंटेंट को पहल करने नहीं देता है, मतलब कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का अगर उसके पास एक बेटर सोल्यूशन है उसके माइंड में, लेकिन वो जो है उसे जो है इस सोल्यूशन को फॉलो करने नहीं देता है। ये जो है एक रूल और रेगुलेशन को अनिवार्य कर देता है, मैंडेटरी कर देता है कि इस रूल और रेगुलेशन को आपको फॉलो करना है, जिसकी वजह से अकाउंटेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है हमारा रिजिड इन नेचर। रिजिड मीन्स क्या होता है? रिजिड मीन्स होता है स्टिल, रुक जाना, मतलब एक जगह पे। इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल ना हो, जिसमें लचीलापन ना हो, वो है रिजिड। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो रिजिड है, नेचर में रिजिड है, मतलब कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीलापन नहीं है इसमें, ये स्टिल है जो कभी भी बदलता नहीं है, जिसकी वजह से अकाउंटेंट अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का उसके पास एक बेटर सोल्यूशन है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उस बेटर सोल्यूशन को वो जो है उसे फॉलो करने नहीं देता है, क्योंकि वो जो है इतना स्टिल है, इतना जो है इनफ्लेक्सिबल है कि वो अपने ही रूल और रेगुलेशन को उस अकाउंटेंट को फॉलो करने के लिए अनिवार्य ही कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट।
जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको कन्वेंशन में पढ़ाया था, जिसमें पिछले चैप्टर में आपको कन्वेंशन में पढ़ाया था, जिसमें कंसिस्टेंसी कन्वेंशन में आपको पढ़ाया था, जिसमें ये बताया गया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक रूल को लेके आप कंसिस्टेंट हो जाओ कि एक मशीनरी आपने खरीदी है, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो आप अगर एक रूल लेते हो, जैसे कि रिटर्न डाउन मेथड लेते हो या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड लेते हो, तो उसी को लगातार आपको यूज़ करते रहना है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये एक हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेकर जो है कंसिस्टेंट हो जाता है, जो कि जिस तरीके से आप लोग जानते हैं टाइम टू टाइम जो हमारी हर चीज़ की कॉस्ट बदलती रहती है, लेकिन ये हिस्टोरिकल कॉस्ट को बेस बनाकर ही सारा कैलकुलेशन करवाता है, जिसकी वजह से जो ये कैलकुलेशन जो रिजल्ट आता है वो रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑब्स्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, रुकावट। इसका मतलब आप लोग लिख लीजिए, रुकावट होता है। मतलब कि ये ऑब्स्ट्रिक्स द जजमेंट ऑफ ऑडिटर को जजमेंट लेने में रोकता है। मतलब कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिससे जो एक रूल लगा देता है, इतना स्टिल है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही बेस बनाकर मतलब कि सारा कैलकुलेशन करवाता है, जिसकी वजह से अकाउंटेंट को जजमेंट लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो जजमेंट लेने में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये था लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम लोग पढ़ चुके हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, चैप्टर 5 हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके बाद हम लोग ने बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा, थर्ड हमने लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा। चैप्टर 5 में बेटा यही सबसे तीन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें यही तीन आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग इसको मेरे पढ़ाने के बाद बुक से भी एक बार रीडिंग लगा लिया कीजिए, जिससे और क्लियर हो जाए, और जो मैं लिखवाती हूँ उसे अपनी कॉपी में जो है लिख लिया कीजिए। लिखने से बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है और आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से आप लोग एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे वीडियो देख रहे हैं सब बेहतरीन स्कोर करें क्लास 11th में। तो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़िए और जो है मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अगर आप तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और आपके व्यूज़, आपके लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। इसलिए प्लीज़ मोटिवेट अस। थैंक्स अ लॉट।